वो कितनी ही देर से चत लेटी कमरे की छत को घूर रही थी। उसमें से लटकते फानूस की रोशनियां बुझी हुई थी और जरी को लग रहा था कि उसकी जिंदगी भी उसी फानूस की तरह हवा में मुअल्लक है, जो किसी भी लम्हे धड़ाम से ज़मीन बोस हो सकती है। उसका चेहरा किसी भी तासुरात से आरी था। लंबे घने बाल, जिनके आखिर में कुदरती तौर पर कर्ल्स बनते थे और उस वक्त तकिए पर बिखरे हुए थे। उसने सीने पर अपने दाएं हाथ को रखा, जिसके हथेली पर गहरा कट लगा था, और शायद उसी कट को छुपाने के लिए उसके ऊपर सरसरी अंदाज में एक सफ़ेद रंग की पट्टी बांधी गई थी। जरी ने आहिस्तगी से करवट बदली। तकलीफ के एहसास से एक सिसकी उसके लबों से निकली थी। उसने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली। ये कमरा, ये बिस्तर, ये तज़य्युन और आराइश, ये सब कुछ उसके लिए नई ना थी। पहली बार वो यहाँ आने पर कितनी ज़्यादा खुश थी। जरी को एक बरस पहले की वो रात याद आई। वो एक झटके से उठ बैठी थी। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में कर्ब नजर आने लगा और उसने बेड के इतराफ का जायजा लिया। वहाँ आज फूलों की लड़ियाँ न थी। नफासत से सजा हुआ कमरा यूं तो खूबसूरत था, मगर उस रात जैसा नहीं। जरी को याद आया जब उसने उस दरवाजे से अंदर कदम रखा था, तो दरवाजे से लेकर कमरे की दूसरी दीवार तक सुर्ख फूलों की पत्तियों ने फर्श को ढांप रखा था। निकल जाओ इस घर से बदकिरदार लड़की, एक धाड़ती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी। जरी ने बमुश्किल अपनी सिसकी को लबों में दबाया। वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी, नए सिरे से जीना चाहती थी, लेकिन उसे कोई जीने देता तब ना। एक नफरत भरी नज़र उसने कमरे के दरवाजे की सिमत डाली, जो बंद था, मगर वो जानती थी ये दरवाज़ा किसी भी वक्त खुलने वाला है, और उस दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले उस शख्स को वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ मोबाइल बजा तो जरी ने चौंक कर उसकी सिमत देखा। किसी की कॉल आ रही थी। दाएं हाथ में शदीद दर्द था, सो उसने बाएं हाथ से मोबाइल उठाया। बिनिश की कॉल आ रही थी और जरी के लबों पर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट बिखर गई। दुनिया इधर से उधर हो जाती, लेकिन उसकी ये वफादार दोस्त हमेशा उसका साथ देने के लिए मौजूद रहती थी। उसे बिनिश के एहसानात याद थे, सो उस वक्त ना चाहते हुए भी उसने बिनिश की कॉल अटेंड की। कहाँ हो तुम? अभी आ जाओ, सारे मेहमान आ चुके हैं और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। इतनी सादगी से शादी कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। अब तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए हैं ना? वो दूसरी जानिब बगैर रुके बोलती चली गई। जरी की आंखों में नमी उतरी। प्रॉब्लम ख़त्म कहाँ, अब तो प्रॉब्लम शुरू होने वाले थे। दरवाज़ा बंद था और वो जानती थी कि ये चंद सांसें जो आज़ादी से ले रही है, सिर्फ उस वक्त तक थी जब तक वो शख्स कमरे में नहीं आ जाता था। मैं कोशिश करती हूँ आने की, जरी ने बमुश्किल चंद लफ्ज़ बोले थे, मगर दूसरी जानिब बेनिश ने उसकी बात काट कर उसे सख्ती से अपनी शादी में आने के लिए कहा। फ़ोन कट चुका था। वो कितनी ही देर तक फ़ोन हाथ में लिए खाली उस ज़हनी के आलम में बैठी रही, और तभी उसकी निगाह दीवार गिर घड़ी पर पड़ी। शाम के 7 बज रहे थे। 8 बजे बेनिश का निकाह था। गहरी सांस लेती वो उठ खड़ी हुई, और उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन वो अपने इस मेहरबान दोस्त की खुशियों को ख़राब नहीं होने देगी। वो खामोशी से उठकर अलमारी तक चली आई। दीवार गिर अलमारी कपड़ों से भरी थी। जरी ने आहिस्तगी से अलमारी के दरवाजे को एक सिमत धकेला। अंदर लटके हुए बेशुमार कपड़े वाज़ेह हो गए और जरी के दिल में दर्द की एक लहर उठी। ये सारे उसकी बरी के कपड़े थे। कितने चाव से उसने अपनी शादी की तैयारियां की थी। निगाहों से उन कपड़ों को देखते जरी के वजूद में सनसनाहट ऐसी होने लगी। दाएं हाथ की तकलीफ पहले से भी सवा हो गई। बेचैनी से पहलू बदलते उसने अपने ख्यालात को झटका था। लाला को साड़ी से शदीद नफरत है। उनका बस चले तो वो हर उस औरत को जेल में बंद कर दे जो साड़ी पहनकर घूमती है। वर्दा की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो चंद लम्हे तक अलमारी के अंदर देखती रही, और फिर यकलख्त उसने हाथ बढ़ाकर सुर्ख रंग की वो खूबसूरत साड़ी बाहर निकाल ली थी। साड़ी का ब्लाउज छोटा था, पल्लू जालीदार था और आस्तीन कोहनियों तक आती थी। बिलाशुबा वो एक काबिल एतराज़ ड्रेस था। साड़ी के साथ टंगा हुआ मशहूर डिज़ाइनर का टैग बता रहा था कि उसकी कीमत कितनी ज़्यादा थी। साड़ी हाथ में थामे वो ड्रेसिंग टेबल के सामने चली आई। दाएं गाल पर हल्का सा जख्म का निशान था। यह निशान देने वाले को वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया था, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। जरी की आंखें लो देने लगी थी। चेहरे पर एक जख्मी सा तासुर बिखर गया।
وہ جھٹکے سے پلٹی اور ساڑی ہاتھ میں لیے باتھ روم میں جا گھسی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شاور میں سے گرتے ٹھنڈے پانی کی پھوار کے نیچے کھڑی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر آئی تو اس کا دراز قد سرخ ساڑی میں نمایاں ہو رہا تھا۔ دودھیا بازو سرخ رنگ میں مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تیزی سے تیاری کرنے لگی۔ اسے اپنی دوست کے نکاح میں ہر حال میں جانا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے پہنتے اس نے گلے میں ایک نازک سا نیکلس پہن لیا۔ لمبے بال اسے ہمیشہ ہی پریشان کرتے تھے اور جلدی جلدی اس نے باروں میں برش چلاتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک نظر گھڑی پر وقت دیکھا۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں پریشانی اتر آئی۔ اپنے گلابی لبوں کو کچلتے اس نے جلدی سے دراز میں سے ہیلز نکال کر پہنی تھی، اور جس وقت وہ ہیل کا آخری سٹیپ بند کر رہی تھی اسے دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ ہاتھ ہیل کے سٹیپ پر ہی جمع رہ گیا اور زری کو لگا کہ جیسے اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ بھاری قدموں کی چاپ دروازے سے ہوتی ہوئی اب اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ زری نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی، لیکن اس کی قسمت کے نہ صرف وہ اس کو دیکھنے پر مجبور تھی بلکہ مکمل طور پر اس کی دست رس میں بھی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ بھی اس شاندار ڈریس میں؟ لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی خاص شخص ہے جس سے ملنے کے لیے جا رہی ہو۔ طنز میں ڈوبی بھاری مردانہ آواز پر وہ ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گئی تھی۔ اگلے ہی پل اسے اپنے بازو پر ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، سامنے کھڑے سمیر خانزادہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ زری کی آنکھوں میں خوف اترا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، وہی کالی آنکھیں جن میں غصہ چھلک رہا تھا، سلیقے سے جمے ہوئے بال، بلو کلر کی جینز کے اوپر پہنی ہوئی ٹی شرٹ اور جیکٹ اس نے اپنے لب سختی سے پینچ رکھے تھے، جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو، اور اس کی مضبوط آہنی گرفت زری کو اپنے بازو پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ درد ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، جو درد اور تکلیف تم نے مجھے دی تھی اس کے سامنے تو یہ درد کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، تمہارے کیے ایک ایک ظلم کا حساب میں تمہیں سود سمیت واپس لوٹاؤں گا، اور تمہیں پتہ ہے سمیر خانزادہ اپنے قرض ضرور چکاتا ہے۔ وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتا اس کے اور قریب آیا تھا۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ ختم ہوا۔ زری کو اس کی بھاری سانسیں اپنے چہرے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سحر زدہ شخصیت کا مالک تھا، اس کے وجود سے کسی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ کئی لڑکیوں کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، اور زری نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، لیکن اس کا نہیں۔ ایک نفرت بھری لہر زری کے اندر جاگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کو چھڑانا چاہا، مگر سامنے سمیر خانزادہ تھا۔ اس نے زری کے بازو کو جھٹکا دیتے اسے خود سے مزید قریب کیا۔ چند انچ کا فاصلہ بھی ختم ہوا اور وہ اس کے بازو کی گرفت میں تھی۔ زری کو سانس لینا مشکل ہوا۔ مجھے جانا ہے، میری دوست کا نکاح ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں فضول لوگوں کے ساتھ اس وقت کو برباد کرتی پھروں۔ اس نے تلخ لہجے میں بولتے ہوئے سمیر خانزادہ کو دھکیلنے کی کوشش کی، اگر سمیر پر ایک انچ بھی اثر نہ ہوا۔ اس کی آہنی گرفت بدستور زری کے گرد قائم رہی تھی۔ بہت خوب، شادی میں جانا ہے اور وہ بھی یہ پہن کر؟ تمہاری چوائسز ہمیشہ سے ہی اتنی اعلیٰ رہی ہیں کیا؟ سمیر خانزادہ کے لہجے میں طنز امٹ آیا۔ زری کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دایاں ہاتھ اس کے بازو سے گزارتے ہوئے اس کے کندھے تک لے آیا تھا، جہاں ساڑی کا مہین جالی دار پلو ٹکا ہوا تھا۔ اس باریک ساڑی میں تمہارا جسم ڈھکنے کی بجائے مزید نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کو پہننے کا کیا فائدہ؟ ایک جھٹکے سے اس کے کندھے پر ٹکی ساڑی کا پلو کھینچ کر نیچے گراتے سمیر خانزادہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں خوف ہوتا اتر آیا۔ گھنیری پلکیں لرزنے لگی اور زری نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مگر وہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ اپنے سرخ لبوں کو کچلتے وہ پوری کوشش میں تھی کہ وہ اس کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ میں نے آپ سے کہا نہ دور ہٹیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یہ لباس پسند ہے یا نہیں، یہ ڈریس مجھے پسند ہے اور میں یہی پہن کر جاؤں گی۔ آپ کی پسند ناپسند کو فالو کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے، اور ہوتے کون ہیں آپ مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ وہ یکدم چڑھ کر بولی تھی۔ اسے سمیر خانزادہ پر بے حد غصہ آیا، اور وہ جو اب تک اپنے غصے پر قابو پا رہا تھا، یکدم اس کا خون کھول اٹھا۔ میں سمیر خانزادہ ہوں میڈم، تمہارا شوہر، جس کے ساتھ نکاح نامے پر تم نے اپنی مرضی سے دستخط کیے تھے۔ بھولی تو نہیں ہونا تم؟ مگر یاد کیسے ہوگا؟
कोई एक मर्द तुम्हारी जिंदगी में हो तो तुम्हें याद रहे ना। खोलते हुए लहजे में कहते उसने यकदम जरी की गर्दन दबोची थी। जरी के लबों से सिसकी निकली और वो उसकी आहनी गिरफ्त में निढाल हो रही थी, मगर समीर खानजादा के चेहरे पर रहम के कोई आसार न थे। गहरी निगाहों से जरी के हसीन सरापे का जायजा लेते वो जैसे आज हर हद को पार कर जाने के मूड में था। बिनिश के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, मुझे उसके निकाह में जाना है। और वो आंखें मूंदते बेबसी से बोली। लहजा भीग गया और समीर ने ठटक कर उसके सफ़ेद चेहरे पर आई हुई जर्दी देखी थी। उसके लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। आंखें मूंदते लरसती हुई पलकों के साथ उसके बाजुओं में खड़ी वो समीर को आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, जो वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए बेचैन थी। अपनी दोस्त के एहसानात का अंदाज़ा है तुम्हें? क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है? इतना सब हो जाने के बावजूद तुम कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? उसका लहजा धीमा पड़ा। जज्बात से बोझल आवाज़ में कहते उसने जरी के माथे पर एक निशान जब्त किया था। वो सर ता पांव तक लरस कर रह गई। दूर हटो यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे घर से और इस कमरे से, वो इस रिश्ते से जो हम दोनों के दरमियान है। मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती। मेरा बस चले तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। जोरदार अंदाज में समीर को वो धक्का देते उसने खुद से दूर किया था। समीर के नरम जज्बात फक से उड़ गए। उसे एक जोरदार झटका लगा, जबकि वो अब दोनों हाथों में चेहरे छुपाए फूट फूट कर रोती हुई जमीन पर बैठ रही थी। सुर्ख रंग का नाकाफी ब्लाउज उसके वजूद को ढांपने में नाकाम था। पल्लू जमीन पर गिर चुका था और उसके लंबे बाल बिखर गए। समीर के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हुआ। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही से। जब मैंने कहा ना कि मैं समीर खानजादा हूँ और मैं अपना हक वसूल करके रहता हूँ, तो तुम्हें मेरी बात समझ आनी चाहिए थी। वो अपने हाथ से घड़ी खोलकर ड्रेसिंग टेबल पर रख रहा था। जरी ने खौफजदा निगाहें उठाई। नहीं प्लीज़, वो खौफ से बड़बड़ाई थी, मगर आगे बढ़ते समीर खानजादा ने जैसे अपने कान बंद कर लिए थे। उसकी हर सिसकी, हर इल्तिजा जायका जाती रही। उसे बाजू से दबोचे वो उसे घसीटता हुआ बेड तक ले गया। जरी ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली। वो जानती थी कि जिस अफरियत के काबू में वो है, वो उससे अपने वजूद का तमाम तर खराज वसूल करेगा। अपनी सिसकियों को लबों में दबाए वो अपने गुजरे हुए कल पर मातम करने लगी। वो सिर्फ 19 साल की थी जब उसने अपने बाप को कैंसर के हाथों हारते देखा। कॉलेज और कॉलेज के बाद कई घंटे बच्चों को देने वाली ट्यूशन से वो अपना और अपने घर का खर्च तो चला लेती, लेकिन अरसा दराज से चारपाई पर पड़े तौफीक साहब के इलाज की रकम उसके पास न थी। रोज़ भी वो कॉलेज से वापस आई। थकन उसके सभी चेहरे से झलक रही थी। स्याह बालों को बेतरतीबी से कीचड़ में जकड़े वो कॉलेज बैग कंधे पर डाले अंदर दाखिल हुई। 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में गैर मामूली खामोशी थी। बाबा जान मैं आ गई, थके हुए लहजे में कहती वो कूलर में से पानी निकालकर पीने लगी। जब उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, वो रोज़ाना यूं ही आकर आवाज़ लगाकर बाबा जान को बताया करती, लेकिन जवाब में वो कुछ न कुछ तो कहते ही थे। कभी उसे अपने पास आने का कहते, कभी पानी मांगते, लेकिन आज जामिद खामोशी थी। जरी का दिल जोर से धड़का। पानी का भरा गिलास वहीं शेल्फ पर रखते हुए वो लपक कर तौफीक साहब के कमरे में आई और अंदर दाखिल होते ही उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तौफीक साहब सामने बेड पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थी। उन्हें इस दुनिया से गुजरे कई घंटे गुजर चुके थे। जरी के लबों से एक चीख निकली। बैग वहीं दरवाजे पर फेंकती वो अंधाधुंध दौड़ती हुई बाप के पास आई। उसका कॉलेज का सफ़ेद दुपट्टा पैरों में उलझकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। बाबा जान, उसने बेताबी से बाप के सर पड़ते हाथ थामे, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। जरी का दिल जैसे किसी ने भारी सलतले कुचल दिया हो। ये तो होना ही था। वो अरसा दराज से उस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी, मगर बाप की मौत इतना बड़ा सदमा होगी ये उसे पता ना था। लरसते वजूद के साथ वो तौफीक साहब के सर्द हाथ पर अपना माथा टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। न जाने वो कितनी देर तक रोती रही। घड़ी की सुइयां रेंगती रही। जब उसने अपने बोझल सर को उठाया, उसके पास गम मनाने का भी ऑप्शन ना था। जो कुछ करना था वो उसे अकेले ही करना था और ख़ुद को संभालते गहरी सांस लेकर वो उठ खड़ी हुई। तौफीक साहब के ऊपर चादर डालते वो कमरे से बाहर निकली और उस मोहल्ले में उनकी ज़्यादा जान पहचान तो थी नहीं, और रिश्तेदारों का नाम जहन में आते ही जरी के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। मोबाइल हाथ में लिए वो साकित बैठी थी। किसे फ़ोन करे? बाप को दफन करने के लिए किसे बुलाए?
किसे इतला दे, मगर जहन खाली था। चंद नामों के सिवा कोई नाम जहन में नहीं आ रहा था। अरसा हुआ पसंद की शादी करने की वजह से रफ़ीक साहब को उनके ख़ानदान ने हमेशा के लिए छोड़ दिया था और अब कोई रिश्तेदार ऐसा न था जो उनके घर आता जाता। कपकपाते हाथों से मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालते जरी की निगाहें एक नंबर पर जमकर रह गई। वो उसके चचा का नंबर था। जरी नहीं जानती थी कि वो उन्हें बुलाएगी तो वो आएंगे या नहीं, लेकिन एक रस्मी कोशिश तो उसे करनी थी। भीगी आंखों को साफ करते उसने नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी जानिब चंद लम्हे तक घंटी बजती रही और फ़ोन किसी मुलाजिम ने उठाया। धड़कते दिल के साथ जरी ने इशफाक साहब से बात करवाने का कहा और थोड़ी देर के बाद वो लाइन पर थे और जरी के चचा इशफाक खानज़ादा। जरी ने बमुश्किल अपने आंसू को जब्त करते उन्हें अपने बाप की मौत का बताया। दूसरी जानिब चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैं आ रहा हूँ। इशफाक खानज़ादा की भारी आवाज़ लाइन के दूसरी तरफ गूंजी तो जरी के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। फ़ोन बंद करते वो एक दफ़ा फिर फूट फूट कर रोने लगी। एक ही शहर में रहने के बावजूद उन दोनों भाइयों ने अजनबियों की तरह ज़िंदगी गुजारी थी। वो यूं ही बेहिस्सो हरकत उस कुर्सी पर बैठी रही। शायद पौना घंटा गुजरा जब उससे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। दरवाज़ा बजा तो खुद को संभालते उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर दाखिल होने वाले इशफाक खानज़ादा ही थे। मैं तदफीन का इंतज़ाम करता हूँ। भारी आवाज़ पर जरी ने भीगी पलकें उठाकर देखा। वो जो कोई भी था 30 या 32 साल का था। पैंट शर्ट के ऊपर जैकेट पहने उसके चेहरे पर संजीदा तासुरात थे। उसकी आंखें गहरी स्याह थी और चेहरे के नक्श इशफाक अहमद से मिलते थे। शायद ही उनका बेटा है। जरी के दिमाग में एक सोच आई। इशफाक अहमद अंदर अपने भाई की लाश के सिरहाने बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। जरी वहीं लाउंज में बैठी रह गई और वो तो रो रो कर भी थक चुकी थी। कब तदफीन हुई, किसने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और किसने बाकी के सारे काम किए, वो कुछ नहीं जानती थी। हाँ, बस उसके कानों में एक नाम बार बार पड़ता रहा और वो नाम था समीर खानज़ादा। वो चचा का बेटा था जिसने बखूबी सारे काम किए थे। शाम तक घर मेहमानों से खाली हो गया और जरी उसी कॉलेज यूनिफॉर्म में दीवार के साथ सर टिकाए बैठी थी जब इशफाक चचा उसके पास आए। अपना सामान पैक कर लो जरी, तुम अब यहाँ अकेली नहीं रह सकती। ये फ्लैट किराए का है और वैसे भी एक अकेली लड़की का यूं रहना मुनासिब नहीं। उसके सर पर हाथ फेरते वो बाहर चले गए। जरी ने बेयकीनी से सर उठाया। कहाँ जाऊं? उनके साथ? जरी के वजूद में इज़्तिराब की एक लहर सी उठी। वो एकदम अपनी जगह से उठी और तभी उसकी निगाह सामने खड़े समीर खानज़ादा पर पड़ी। वो गहरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ रह सकती हूँ और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इतनी आमदनी हो ही जाती है कि मैं अपना खर्च उठा लूँ। पहले भी सब कुछ करती थी और अब भी कर लूँगी। वो तल्ख अंदाज में कह रही थी और मुसलसल रोने की वजह से उसकी आवाज़ बैठ गई थी। समीर 2 कदम चलता उसके नज़दीक आया। पहले की बात और थी। तुम्हारे वालिद जिंदा थे, वो बीमार सही लेकिन घर में थे तो सही, लेकिन अब हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। तुम अकेली हो और अब हमारी जिम्मेदारी हो। वो गहरी निगाहों से उसे देखते कह रहा था। जरी की आंखों में आंसू उतरने लगे और वो कितनी ज़्यादा बेबस थी। अगर यहाँ मैं महफूज नहीं तो क्या सबूत है कि मैं आपके घर पर भी महफूज रहूँगी? हैं तो आप सब भी मेरे लिए नामहरम। मेरा आप लोगों के साथ क्या रिश्ता है? पुराने सारे रिश्ते तो आप लोगों ने खुद ही ख़त्म कर दिए थे। मैं आपके घर क्यों जाऊँ? वो एकदम फट पड़ी। कितनी देर से रुके हुए आंसू एक दफ़ा फिर बहने लगे। समीर ने नज़र भर कर उस नाजुक सी लड़की को देखा और मुसलसल रोने से उसकी नाक गुलाबी हो गई। सुर्ख लब धीरे धीरे लरस रहे थे और समीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी निगाहें चुराईं। वो बेहद खूबसूरत थी। ये बात उसे तस्लीम करनी ही थी कि जरी की बात के जवाब में वो तेज़ी से पलटकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चला गया। जरी के बहते आंसुओं में तेज़ी आई। बस इतनी हिम्मत थी मेरे सर पर हाथ रखने की इन लोगों में। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। न जाने वो कितनी देर तक रोती रही जब एक आवाज़ उसके करीब से उभरी। उठो बेटा, सर पर दुपट्टा लो। मौलवी साहब आए हैं। और ये चचा की आवाज़ थी। जरी ने बेयकीनी से सर उठाया, भीगी आंखें साफ की और मौलवी साहब, लेकिन क्यों? उसका दिल डूब कर उभरा। समीर के साथ मस्जिद के इमाम साहब अंदर दाखिल हो रहे थे। तुम्हारा समीर के साथ निकाह है और समीर की बीवी बनकर तुम इस घर में जाओगी तो तुम्हें किसी पुराने रिश्ते की ज़रूरत नहीं रहेगी और मेरी भी सारी कोताहियों का अजाला हो जाएगा। शायद इसी तरह मेरे भाई की रूह को सुकून मिल जाए। इशफाक चचा अचानक उसके सर पर हाथ रख कर रो पड़े। जरी साकित रह गई और
इशफाक चचा ने खुद ही आगे बढ़कर ज़मीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उसके सर पर डाला था। वो किसी बुत की तरह बैठी रही। जब मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज दोहराए, न जाने किस ताकत के ज़ेरे असर उसने कबूल है कह दिया और निकाहनामे पर दस्तखत भी कर दिए। उसका वजूद ठंडा पड़ रहा था जब इशफाक चचा उसे नीचे आने का कहकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। जरी ने लरसती पलके उठाकर उसे देखा और वो सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर बड़ी मेहरबान मुस्कुराहट थी। आ जाओ। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। जरी की आंखें एक दफ़ा फिर आंसुओं से भर गई, मगर अब की बार उसने इनकार न किया था। आहिस्तगी से अपना हाथ समीर के हाथ में देते उसने खुद को उसके हवाले किया। वो उसे किसी कीमती मता की तरह संभाल कर नीचे ले आया। नीचे उसकी सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी खानजादा पैलेस के सामने रुकी तो जरी का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई और कोई घर इतना भी हसीन हो सकता था जितना वो था। आहिस्तगी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल आई थी और वो घर क्या था, कोई महल था। वसी और इस रुकबे पर बना, पूरा का पूरा सफ़ेद रंग से ढका हुआ। जरी को सिर्फ एक लम्हा लगा था अपने चचा और समीर की माली हैसियत का अंदाज़ा करने में, और अब वो उस घर की बहू बनकर आ गई थी। जरी की हथेलियों में पसीना उतरने लगा और वो उन सब के साथ बिल्कुल एक मिसमैच थी। उसने नज़र झुकाकर अपने कपड़ों का जायज़ा लिया। सुबह से पहना हुआ वही कॉलेज यूनिफॉर्म जो मामूली से कपड़े का बना हुआ था और उस पर दाग लग चुके थे। सादा सी चप्पल और सर पर ओढ़ी हुई चादर के सिवा उसके वजूद पर ज़ेबो आराइश के नाम पर और कुछ भी ना था। क्या सोच रही हो, अंदर आ जाओ। नरम आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। वो समीर था जो चमकती हुई निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसने सोचने में वक्त ज़ाया नहीं किया। खुद ही आगे हाथ बढ़ाकर जरी का हाथ थाम लिया था और उसे लिए वो उस बड़े से घर के अंदर दाखिल हुआ। कहाँ रह गए थे आप लोग? कितनी देर से हम लोग खाने पर इंतज़ार कर रहे थे। किसी औरत के बोलने की आवाज़ आई और जरी सर उठाकर देखने लगी। वो रुखशंदा बेगम थी, जरी की चची, और गले में नफीस से मोतियों की लड़ी, महंगा ब्रांडेड जोड़ा और चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी से किए गए हुस्न में इजाफे के वाज़े निशानात। जरी ने अपना सर झुका लिया। ये लोग उसकी तवक्को से बढ़कर अमीर थे। ये लड़की कौन है? इसी आवाज़ पर जरी ने अपना सर मज़ीद झुका लिया। वो अपना तारुफ खुद नहीं करवा सकती थी, मगर चचा जान ने उसका तारुफ करवा दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और जरी ने सर उठाकर देखा। वो औरत, उसके साथ खड़ी एक मॉडर्न सी लड़की, दोनों उसे ही देख रहे थे। क्या देख रहे हैं आप लोग? माना कि जरी हसीन है, लेकिन इस वक्त तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। जाहिर है उसके बाप का इंतकाल हुआ है और कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रॉपर रुखसती कर लेंगे, ठीक है ना बाबा जान? समीर ने माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की। सामने खड़ी औरत और लड़की ने एक दूसरे की तरफ देखा। जरी की आंखों में नमी उतरने लगी। और ये मेरी मामा है और ये वर्दा है मेरी छोटी बहन। ये तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर देगी। कल जाकर अपनी सारी शॉपिंग कर लेना। एक हफ्ते तक तुम इस सदमे से भी बाहर आ जाओगी और तब तक मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। धीरे से उसके साथ सोफे पर बैठते उसने इतनी हल्की आवाज़ में कहा कि हॉल में मौजूद कोई और ना सुन पाया। जरी ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। उस पूरे घर में बस एक वही था जिसकी आंखों में और चेहरे पर उसके लिए हिकारत न थी, सिर्फ मोहब्बत थी। और जरी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुलाजमा ने उसे ले जाकर एक शानदार कमरे में बिठा दिया था। उसका खाना कमरे में ही भेज दिया गया और वो खुद उस घर और वहाँ के मकीनों से खाइफ हो रही थी। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। बाप की मौत का गम अभी ताज़ा था, सो वो यूं ही बेड की पुष्ट के साथ टेक लगाए चुपके चुपके रोने लगी। न जाने वो कितनी देर तक रोती रही और अगली सुबह दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे जगा दिया। बीबी जी, आप बाहर आ जाएं। पर्दा बीबी ने कहा है कि वो आपको साथ लेकर शॉपिंग पर जाएंगी। मुलाजमा की बात पर जरी को पहले हैरत हुई। वो तो समझ रही थी कि वर्दा उसे घास तक नहीं डालेगी, लेकिन वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कह रही थी। तेज़ी से हाथ मुंह धोकर वो बाहर चली गई, जहां वर्दा लाउंज में बैठी अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थी। जरी पर एक नज़र डालते ही उसकी निगाहों में वाज़ेह नापसंदीदगी आई। तुमने अभी तक ये कल वाले कपड़े चेंज नहीं किए? किसी मुलाजमा से ही मांग कर पहन लेती। इन कपड़ों को देखकर मुझे घिन आ रही है। वर्दा की बात पर वो सन्नाटे में रह गई। उसने अपने कपड़ों पर नज़र डाली और वाकई उसके कपड़े जा बजा दाग धब्बों से अटे पड़े थे। तभी वर्दा अपनी जगह से उठी। जाओ शमसा, मेरी अलमारी में से मेरा कोई पुराना जोड़ा निकाल कर ले आओ ताकि ये कपड़े चेंज कर ले। वर्दा ने अचानक मुलाजमा को मुखातिब किया।
मुलाजमा जाकर जोड़ा ले आई और तब तक जरी खामोशी खड़ी रही। जाओ कपड़े चेंज कर लो, हमें बड़े शॉपिंग मॉल में जाना है ना, तुम इस होलिये में नहीं जा सकती। अब की बार वर्दा ने कदरे नर्म आवाज में कहा। जरी सर को हल्का सा इस बात में हिलाते कपड़े लेकर वापस चली गई। शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। कितना एहसान है इन लोगों का कि मुझे अपने घर में जगह दी है। और मेरे कपड़े वाकई बहुत गंदे हो रहे थे। बालों में ब्रश फेर कर उसे पोनी में मुकीद करते उसने खुद को वजाहतें दी। वर्दा उसे अपने साथ लेकर शॉपिंग मॉल चली आई थी। जरी को समझ न आया कि वो उसे अपने साथ क्यों लाई है, क्योंकि उसके लिए सारे कपड़े वर्दा ने खुद पसंद किए और वो सुर्ख रंग की साड़ी भी, जिसे लेते हुए जरी नफ़े में सर हिलाया। मैं साड़ियाँ नहीं पहनती। उसकी बात पर वर्दा जोर से हंसी। अरे ले लो भाई, बहुत महंगी और कीमती साड़ी है, तुम्हारी हाइट अच्छी है और तुम पर अच्छी लगेगी। उसने बेनियाजी से स्टाफ को सारे कपड़े पैक कर देने के लिए कहा। सबसे आखिर में उसने जरी का रूसी जोड़ा पसंद किया। लाला ने कहा था कि तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस भी लेके आना है और इसीलिए वो भी ले लेते हैं, उसने आम से अंदाज में कहा। जरी के कानों की लोएं तक सुर्ख पड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने नज़र उठाकर देखा बिना कि वो जोड़ा किस तरह का था। वर्दा ने खुद ही पसंद किया और फिर उसके बाद उसे पैक करवा लिया। वो घर आई तो बेहद थक चुकी थी। वर्दा तो आते ही साथ ही अंदर कहीं गुम हो गई थी और मुलाजमा ने वहीं सारे कपड़े उसकी अलमारी में लाकर हैंग कर दिए। वो खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गई। बाकी के चंद रोज़ इसी तरह खामोशी से गुजरे। रक्षंदा बेगम को उसमें कोई दिलचस्पी न थी और वर्दा का मूड होता तो उससे बात कर लेती, वरना नहीं। वो अपने कमरे में खामोश रहती। समीर से उस दिन के बाद उसका सामना ना हुआ था, और सामना हुआ भी तो उस रोज़ जब वो उसकी दुल्हन बनकर आईने के सामने बैठी थी। सुर्ख रंग का रूसी जोड़ा और ब्यूटिशियन का महारत से किए गए मेकअप ने उसके हुस्न को मज़ीद निखार दिया था। वो इतनी हसीन लग रही थी कि चंद लम्हे तक तो वर्दा भी उसे देखती रही। हाँ, मगर उसने तारीफ में एक लफ्ज़ भी ना बोला और पलटकर कमरे से बाहर चली गई थी। उन दोनों का निकाह तो हो ही चुका था। रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसे रुखसत करके समीर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। पूरे कमरे में फूलों की चादर बिछी थी और गेट के इतराफ में फूलों की लड़ियां लगाई गई थी। वो दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ तो जरी का झुका सर मजीद झुक गया। उसने आहिस्तगी से उसके सामने बैठते घूंघट उल्टा दिया और जरी के चेहरे पर निगाह डालते जैसे वो मबहूत सा हो गया था। बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती में इस मेकअप और ड्रेस का कमाल नहीं, तुम वैसे ही बहुत हसीन हो। धीरे से उसका हाथ थामते वो उसमें डायमंड की अंगूठी पहना रहा था। जरी को अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। देखो जरी, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा, बस मेरे साथ वफादार रहना और मेरी माँ और बहन का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि वो स्टेटस कॉन्शियस है। वर्दा ने अपने सर्कल में मेरे लिए कई लड़कियाँ पसंद कर रखी थी, और जिस तरह मेरा अचानक तुमसे निकाह हुआ है, मामा इस बात पर थोड़ी अपसेट है, मगर वो वक्त के साथ सही हो जाएंगी। तुम बस किसी भी बात को दिल पर मत लेना और याद रखना, तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो इंतहाई जज्ब से कह रहा था और जरी ने नज़र उठाकर उसकी सिमत देखा। वो बेहद वजीह था। उसके दाएं गाल में पड़ने वाला डिम्पल मुस्कुराने पर वाज़ेह हुआ था और जरी ने हल्की सी मुस्कुराहट से अपना सर झुका लिया। समीर की बातें मानने में उसे कोई यार ना थी। वो इस घर को दिल से अपना मान चुकी थी। और तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे ख्याल में तुमने तो अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए। वो उसका हाथ हाथों में थामे मोहब्बत से पूछ रहा था। उसकी निगाहें मुसलसल जरी के वजूद का अहाता किए हुए थी। जरी को अपने वजूद में तपिश से महसूस हुई और पता नहीं, पहले तो कॉलेज की फ़ीस ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा कर देती थी, अब यहाँ तो आपकी अम्मी मुझे ट्यूशन पढ़ाने नहीं देंगी। जरी ने सर उठाकर हैरत से पूछा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में परेशानी उतर आई थी। समीर उसे देखता रहा और फिर बेसाख्ता ही उसके लबों से कहकर आप उठा। हाँ बिल्कुल, मेरी मामा तुम्हें यहाँ ट्यूशन तो नहीं पढ़ाने देंगी। ऐसा करो कि किसी स्कूल में टीचिंग की जॉब कर लो, चंद 1000 रुपये तो आ ही जाएंगे ना, उनसे तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस अदा हो जाएगी। उसने अपने तई जरी के मसले का हल बताया और वो कुछ सोचकर सर हिला गई। ठीक है, मैं कल सुबह ही जाकर टीचिंग के लिए अप्लाई कर दूंगी। बेचैनी से उंगलियों को मसलती वो जल्दी से बोली कि कहीं समीर उसको मज़ीद पढ़ाने से मुकर ही ना जाए, मगर समीर के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। धीरे से अपना और उसके दरमियान फासला ख़त्म करते समीर ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार तंग किया था। पहले रात तो गुजर जाने दो, जब सुबह आएगी तब देख लेना, और उसके कान के पास बोला था। जरी का चेहरा सुर्ख पड़ गया।
समीर खानज़ादा ने उसे मोहब्बत के उन्मानों से रोशनास करवाया कि वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। वो पढ़ना चाहती थी, इसीलिए अगली सुबह उठते साथ ही उसने टीचिंग की जॉब का पूछा और वो जो बाजू सर के नीचे रखे मुस्कुराते उसे देख रहा था, यकदम उठ बैठा। जरी, तुम क्यों जॉब करोगी? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस किस लिए है? अगर मेरी बीवी ने अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए लोगों के स्कूल्स में नौकरियां करनी है, तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो। तुम्हारी फीस और बाकी सारे अखराजात मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। उसकी नाक को उंगली की पोर से छूता वो मोहब्बत से बोला। जरी खिलकर मुस्कुरा दी और फिर समीर के साथ जाकर ही उसने शहर के महंगे कॉलेज में एडमिशन लिया। वर्दा भी यहाँ पढ़ती है, लेकिन वो तुमसे सीनियर होगी और अगर तुम्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो तुम उससे पूछ लेना। समीर के कहने पर जरी के लबों की मुस्कुराहट सिमट गई। वह समीर को क्या बताती कि उसकी माँ और बहन का लिया दिया सा रवैया उसे खाइफ कर देता था, लेकिन नए कॉलेज में आते ही सही मानों में उसके सर पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी। उस कॉलेज का माहौल बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। सारी की सारी एलीट क्लास यहाँ पढ़ने आती थी, मगर मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम और मुश्किल किताबें देखकर जरी बुरी तरह से बुखला गई थी। मगर वो फितरी तौर पर ज़हीन थी और कुछ समीर की मोहब्बत का असर था कि उसने जल्द ही हर चीज़ को मैनेज करना सीख लिया। समीर ने उसे गाड़ी ड्राइव करना भी सिखा दी थी और अक्सर अब वो खुद ही गाड़ी ड्राइव करके कॉलेज चली जाती। हाँ, मगर एक मसला था, उसे कॉलेज में चंद सब्जेक्ट समझने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। समीर से उसने तस्करा किया तो वो हंसकर बोला कि अरे, मैंने कहा तो था कि वर्दा से मशवरा कर लेना। जरी लब कुचल कर रह गई। उससे क्या बताती कि वर्दा तो कॉलेज में एक फैशन आइकॉन के नाम से जानी जाती थी और उसने तो कभी कॉलेज में जरी को मुखातिब तक न किया था। एग्ज़ाम सर पर आ रहे थे और उस रोज़ भी वो किताबें लेकर लाइब्रेरी में बैठी थी और पेंसिल लबों में दबाए वो परेशान निगाहों से केमिस्ट्री के मुश्किल सवालों को देख रही थी, जब उसे अपने पास एक आहट सुनाई दी। एक्सक्यूज़ मी, क्या ये वाली बुक मैं ले सकता हूँ? मुझे ये चाहिए। उसने टेबल पर खुली हुई लाइब्रेरी की एक किताब की तरफ इशारा किया। अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ, आप कोई और किताब ले लीजिए। जरी ने रूखा सा जवाब दिया और जरी उसे पहचानती थी। वो उन्हीं की क्लास का एक लड़का था, खुश शक्ल और मॉडर्न। वो लड़का मुस्कुरा दिया। अगर कोई और किताब होती तो मैं आपसे मांगता ही क्यों? वैसे आप इस मामूली से सवाल को इतनी देर से क्यों देख रही हैं? ये तो सिर्फ चंद सेकंड में हल हो जाएगा। उस लड़के की बात पर जरी ने हैरत से सर उठाया। मैं पिछले 2 दिन से इसे हल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझसे नहीं हो रहा। और वो रूहान सी हुई थी। लड़के ने धीरे से पास पड़ी पेंसिल उठाई और चंद फिक्रे घसीटने के बाद केमिस्ट्री का वो मुश्किल सवाल हल करके सामने रख दिया। जरी ने बेयकीनी से पहले हलशुदा सवाल को और फिर उस लड़के को देखा। ओह माय गॉड, ये इतना आसान था, ये तुमने कैसे किया? वो बुरी तरह से हैरान हुई। लड़का मुस्कुरा दिया और बोला कि मेरा नाम फारूक है और मेरे लिए ये सब इतना ही आसान है। अगर आप बुरा न माने तो अब मैं किताब ले लूं? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जरी के सर से जैसे कोई बोझ उतर गया और उसने बखुशी किताब उसे दे दी, मगर वो जाने के बाद बजाय किताब लेकर वहीं लाइब्रेरी की मेज़ पर बैठ गया। जरी ने मौका को गनीमत जाना और उसने केमिस्ट्री के चंद मज़ीद मुश्किल सवालात लड़के से समझ लिए थे। अगर तुम्हें इन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम हर रोज़ लाइब्रेरी में आ जाया करो, मैं तुम्हें ये सवालात समझा दूंगा। लड़के की बात पर जरी चंद लम्हे सोचती रही, लेकिन नज़दीक आते ही एग्ज़ाम्स ने उसे बुरी तरह खौफज़दा कर रखा था। वो हर सूरत पास होना चाहती थी, सो जल्दी से फ़ारूक की बात पर सर हिला गई और फ़ारूक ने अपने कहे का पास रखा। उसने हर मुमकिन तरीके से जरी की मदद की। वो क्लास में जब भी फारिग होती हमेशा बुक्स उठाकर लाइब्रेरी चली जाती और वो अपना कोई काम कर भी रहा होता तो सारा काम छोड़कर सबसे पहले जरी का काम करने लगता। उसी की मदद करने और दिए गए नोट्स का नतीजा था कि जरी ने अपना पहला सेमेस्टर शानदार नंबरों से पास कर लिया था। कीमती लिबास पहनने और खुश रहने की वजह से वो पहले से बढ़कर हसीन लगती। पूरी क्लास में उसकी वाहिद दोस्ती सिर्फ फारूक से ही थी और उस रोज़ जब वो कॉलेज के लिए घर से बाहर निकल रही थी तो उसे अपने पीछे रुखशंदा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। जरी, आज शाम को घर में वर्दा की सालगिरह है। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है और तुम्हारा भी कोई दोस्त है तो बुला लो, मुझे अच्छा लगेगा। जरी हैरत से मुड़ी। इतने दिनों में उन्होंने पहली दफ़ा जरी को मुखातिब किया था। उसकी आंखों में तो खुशी से आंसू आ गए, लेकिन उसका कोई दोस्त ऐसा था ही नहीं जिसे वो घर बुलाती। ले देकर एक फारूक ही रह जाता था और उसे वो घर बुलाना नहीं चाहती थी।
लेकिन न जाने कैसे फारूक तक खबर पहुंच चुकी थी कि जरी के घर में कोई फैमिली फंक्शन है। मैं वर्दा को भी जानता हूँ, उसकी सारी क्लास इनवाइटेड है, तो मुझे नहीं बुलाओगी? वो शिकवा कर रहा था और जरी को शर्मिंदगी सी हुई। उस बेचारे ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है, क्या होगा अगर जो ये एक फैमिली फंक्शन में आ जाएगा? तो उसने ना चाहते हुए भी फारूक को दावत दे दी। वो घर आई तो उसे मायूसी हुई और आज सुबह से ही समीर किसी काम से निकला हुआ था। शाम के फंक्शन के लिए वो बड़े दिल से तैयार हुई। स्याह रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहने उसे समीर का शिद्दत से इंतज़ार था और वो उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती थी, जब अचानक कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। शीशे के सामने खड़ी जरी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके लब खुद ब खुद ही मुस्कुराहट में ढल गए थे। उसे पता था कि अंदर आते ही समीर उसकी दिल खोलकर तारीफ करेगा, और वाकई भारी कदमों की चाप एहन उसके पीछे आकर ठहर गई। इतनी देर लगा कर आए हैं, जरी ने शिकवा किया, और तभी उसे दो मजबूत बाजुओं की गिरफ्त महसूस हुई। जरी की मुस्कुराहट गहरी हुई, मगर वो चौंकी। मर्दाना परफ्यूम की ये खुशबू कुछ अलग थी और कुछ मानूस भी, मगर ये खुशबू समीर की न थी। जरी ने एक झटके से आंखें खोली और पूरी कुव्वत से पलटी। उसके पीछे मौजूद शख्स ने गिरफ्त ढीली न की। उसकी शक्ल पर निगाह पड़ती जरी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो फारूक था, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में लिए खड़ा था। तुम, ये क्या हरकत है? दूर हटो। जरी के मुंह से टूटे फूटे जुमले निकल रहे थे और उसने पूरी कुव्वत से फारूक को पीछे धकेलना चाहा, मगर उसने अपनी गिरफ्त सख्त करते जरी को अपने और करीब किया। जरी का सांस थमने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो चिल्ला रही थी, मगर फारूक हनूस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वैसे ही खड़ा था। जरी की आंखों में आंसू जमा होने लगे और एहन उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला। जरी के कदमों तले से ज़मीन निकली, क्योंकि अंदर दाखिल होने वाला समीर था। सामने का मंजर देखते ही समीर के हाथ में से मौजूद कई सारे शॉपर ज़मीन पर जा गिरे। उसने बेयकीनी से अपनी बीवी को किसी अजनबी की बाहों में देखा था। ये तो फारूक है, जरी का क्लास फेलो। ये हर वक्त इसके साथ लाइब्रेरी में बैठी रहती है और पूरे कॉलेज में इन दोनों का अफेयर मशहूर हो गया है। मुझे लगा कि ये सब झूठ है, लेकिन ये सब तो सच था। ये वर्दा की आवाज़ थी जो समीर के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। जरी को ज़मीन और आसमान घूमते हुए महसूस हुए। फारूक ने यक लख्त उसे छोड़ दिया था और अब एक साइड पर इत्मीनान से खड़ा था। समीर ने अपने खून को उबलते हुए महसूस किया। उसने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार मुक्का फारूक के मुंह पर जड़ दिया। मैं खुद यहाँ नहीं आया, मुझे तुम्हारी बीवी ने बुलाया है। ये तो तुमसे बेजार है और मुझसे शादी करना चाहती है। पहले अपने घर के मामला तो संभाल लो, उसके बाद मुझ पर हाथ उठाना। वो एकदम पलटकर चिल्लाने लगा और समीर के कदम लड़खड़ा गए। उसने बेयकीनी निगाहों से जरी की तरफ देखा, जो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ ये मंजर देख रही थी। ये सब झूठ है, प्लीज़ मेरा यकीन करो। ये पता नहीं, वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज उसके खिलाफ हो गए। वो बच्ची न थी। वो जानती थी कि उसे जिस हालत में उसके शौहर ने देखा है, वो जितना भी सच बोलती वो सारा का सारा झूठ बन जाना था। वर्दा मुसलसल बोल रही थी। समीर को न जाने कौन कौन सी कहानियाँ सुना रही थी, वो कहानियाँ जिनका ना कोई सर था न पैर। जरी ने बेयकीनी से उसे और फिर उसके पीछे अपनी सास को मुस्कुराते हुए देखा, और एक लम्हे में ही उसे सब कुछ समझ आ गया। ये सब प्री प्लान था, फारूक ने कहा था, और वो वर्दा को जानता है और उसे यकीनन वर्दा ने भेजा था जरी की मदद करने के लिए और फारूक को घर में इनवाइट करने के लिए। रुखसंदा बेगम का कहना। जरी ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। सामने खड़े समीर ने यकलख्त आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोची। बदकिरदार औरत, कितनी मोहब्बत दी मैंने तुम्हें, मगर तुम जैसी गंदी नाली में रहने वाली मखलूक को महलों की इज्जत रास नहीं आती। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने जरी को पकड़कर कमरे से बाहर की सिमत धकेला और वो ऊंधे मुंह सामने फर्श पर जा गिरी। समीर, मेरी बात सुने। ज़मीन से उठते उसने समीर के पैरों को थामा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसका वजूद सर्द पड़ रहा था और समीर ने एक नफरत भरी निगाह अपने पाँव से लिपटे उसके हाथों पर डाली और एक जोरदार ठोकर मारकर उसे खुद से अलग कर दिया। मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो। अगले ही लम्हे वो उसके ऊपर से फलांकर घर से बाहर निकलता चला गया और रुखसंदा बेगम उसके करीब आई और झुकी। चलो अब फौरन निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगा था कि तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की को मैंने अपनी बहू तस्लीम कर लिया है? ये तुम्हारी भूल है। अब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई है ना? मेरे बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया है और चलो अब निकलो यहाँ से।
उसने बरसती आंखों से अपनी सास को ये कहते सुना। वो इंसान नहीं, फ़िरौन थे। वो न जाने कितनी देर तक वहाँ बैठी रोती रही। जब जोर से आती अबकाई ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। ये अबकाइयाँ उसे पिछले कई रोज़ से आ रही थी। वो जानती थी कि ऐसा क्यों है और आंखों से आंसू साफ करते उसने आहिस्तगी से अपने पेट पर हाथ रखा। वो ये खबर समीर को आज रात सुनाना चाहती थी, किसी बहुत ही खुशगवार लम्हे के दौरान, मगर उसने सुने बगैर ही फैसला कर दिया था। खामोशी से वो इस घर से बाहर निकल आई और बगैर किसी को बताए कि वो माँ बनने वाली थी। उसके पास ना तो कोई ठिकाना था और ना ही कोई आसरा। वो आधी रात यूं ही सड़कों पर चलती रही। कई गाड़ी वालों ने उसे रोककर गलीज किस्म की ऑफर्स की थी। वो खुश्क आंखों और शल टांगों के साथ तब तक चलती रही जब तक उसे एक गाड़ी ने ठोकर नहीं मार दी। वो ज़मीन पर गिर पड़ी थी और जब गाड़ी में से बाहर निकलती उस खुश शक्ल सी लड़की ने परेशानी से जरी को देखा। अगली बार जरी की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी? अभी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दिया है पापा ने। मर जाती तो मेरी सारी की ज़िंदगी बाकी की जेल में ही गुजरनी थी। वही लड़की उसके पास खड़ी खफके से कह रही थी। जरी की आंखों में आंसू उमड़ने लगे और वह लड़की एक पल के लिए खामोश हुई। आधी रात को तुम कहाँ जा रही थी? उस लड़की के पूछने पर जरी ने उसे सारी बात बता दी। शायद वो कोई फरिश्ता ही थी जो आसमान से उसकी मदद के लिए आई थी, इसीलिए उसका हाथ थाम कर वो उसे अपने घर ले आई और उसके वालिदैन, बहन, भाई सब लोग थे। उन सब के होते हुए भी जरी को अपना आप अकेला लगता। वो उसकी दिलजोई की पूरी कोशिश करते, मगर जरी ने अपने लब सी लिए थे। उनके 1000 पूछने के बावजूद जरी ने अपने शौहर और उसके घर की कोई मालूमात उन्हें ना दी। वो वापस नहीं जाना चाहती थी। जिसने उसे निकाल दिया था और उसकी ज़िंदगी में जाकर उसने करना भी क्या था? और उसके उस फैसले के ताबूत में कील तब गड़ा जब एक रात बुरी तरह तड़प तड़प कर रोते उसे अपने पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द महसूस हुआ। वो घबरा कर उठी, लेकिन उठते ही उसे ज़ोरदार चक्कर आया और दोनों हाथों से सर को थामते वो बमुश्किल बेड का सहारा लेकर बैठी। जब उसकी निगाह नीचे फर्श पर पड़ी, सुर्ख रंग का सियाल उसके पैरों के आसपास फैल रहा था। जरी का दिल थक से रह गया और वो अपने बच्चे को भी खो चुकी थी। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई भी वजह न बची थी, लेकिन उसी लम्हे उसे समीर खानज़ादा से शिद्दत की नफ़रत महसूस हुई। सिर्फ उसी की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से हाथ धो दिए थे। उसने न सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी से निकाला, बल्कि उसके दिल से ज़िंदा रहने की हर ख्वाहिश भी छीन ली। वो एक जिंदा लाश बन के चुपचाप सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। बेनिशी थी जो आकर उसका हाल अहवाल पूछती, उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाती, लेकिन वो तो यूं हो गई थी जैसे कोई पत्थर का बुत हो। वहाँ बस एक ही काम वो तंदही से करती थी, और वो था समीर खानज़ादा से नफ़रत। लेकिन शायद कुदरत को अब भी उस पर रहम नहीं आया था, और जब उस रोज़ अपने कमरे में लेटे उसे नीचे लाउंज में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वह हैरान होती हुई सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सामने लाउंज में वही दुश्मन जा बैठा था, वही संजीदगी और आंखों में खफकी भरे तासुरात लिए। वो मेरी बीवी है और मैं उसे ले जाने का पूरा पूरा हक रखता हूँ। मैं उसके साथ कैसा सलूक करता हूँ ये आप लोगों का मसला नहीं है। वो यकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और तभी उसकी निगाह जरी पर पड़ी। वो तेज़ी से चलता उस तक आया। चलो मेरे साथ, पहले ही तुमने मेरी गैरत का जनाजा निकाल दिया है, अब गैरों के घर में रहकर क्या साबित करना चाहती हो? उसने सख्ती से जरी का हाथ थामा और उसके लबों से एक सिसकी निकली। साहब जी जूस ले लें। साथ खड़ी मुलाजमा ने समीर की तरफ जूस का गिलास बढ़ाया। जरी ने एक नफरत भरी निगाह समीर पर डाली और जैसे ही उसके सर पर कोई जुनून सवार था, उसने जूस का गिलास उठाकर सीढ़ियों की रेलिंग पर मारा। कांच दूर तक बिखर गया और कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा जरी के हाथ में भी आ गया। अगर तुमने मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, उसने कांच अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा। समीर चंद लम्हे तक उसे देखता रहा और फिर यकदम उसने जरी का वो हाथ उस कुव्वत से दबोचा कि जरी के लबों से एक सिसकी निकली। कांच उसकी हथेली में चुभ गया। खून की नन्ही सी बूंदें उसकी कलाई पर फिसलने लगी। और शौक से मरना, लेकिन मेरे घर जाकर, ताकि मुझे एक दफ़ा फिर तुम्हारी वजह से लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। चलो। उसने एक लफ्ज़ भी सुने बगैर उसे बाजू से पकड़कर घसीटा। सबके लाख मना करने के बावजूद वो उसे वापस ले गया और जरी नहीं जानती थी कि वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। शायद पेट्रोल डालकर आग लगा दे या मुझे मारकर घर में ही कहीं दफन कर दे। वो अपना हर मुमकिन अंजाम सोच चुकी थी, मगर
उसने कुछ नहीं किया। खामोशी से लाकर उसे कमरे में पटकते हुए उल्टे कदमों वो बाहर निकल गया। हाँ, मगर जब वो रात में वापस आया था तो उसे सुर्ख साड़ी में मलबूस देखकर जैसे अपने होश ही खो बैठा था। रात का आखिरी पहर चल रहा था जब खिड़की के पास खड़ी जरी ने मुड़कर उसे देखा। वो बेखबर सो रहा था और कितना आसान है इस शख्स के लिए मेरी ज़ात को मसख करना। मैं इतनी बेबस क्यों हूँ? वो खिड़की की चौखट से सर टकाए बेबसी से रोने लगी। सुबह वो जागते ही बगैर उसे मुखातिब किए अपने ऑफिस चला गया और वो यूं ही दीवार के साथ टेक लगाए बैठी रह गई। तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारी इस घर में कोई हैसियत नहीं, एक दफ़ा फिर वापस आ गई हो। न जाने क्या घोल कर पिला दिया है तुमने मेरे बेटे को। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी वो तुम्हें फिर वापस ले आया। मजनू बनकर रह गया है समीर तो। जहर में डूबी आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। वो रुखशंदा बेगम और वर्दा थी जो कमरे में दाखिल हो रही थी और वर्दा ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मगर जरी ने देखा कि उसने लॉक नहीं लगाया और शायद मुझे मारकर कमरे से भागना होगा। उसने तल्खी से सोचा, मामा मैंने आपसे कहा भी था कि फारूक को सही तरीके से समझाएं। उसने सिर्फ इसको बाजुओं में जकड़ा था। मज़ीद कुछ करते हुए पाया जाता तो शायद लाला उसे उसी वक्त तलाक दे देते, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं। इतने पैसे भी लिए उसने, लेकिन उसके बावजूद जैसा समझाया था वैसा नहीं किया। वर्दा ने हिकारत से कहा। वो यूं ही खामोशी से बैठी रही और रुखशंदा बेगम को शदीद गुस्सा आया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे बालों से जकड़ा। मैं तुझे एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, चली जा समीर की ज़िंदगी से। मैं उसके लिए अपने स्टेटस से मिलती जुलती बहू लाऊंगी और तू जैसी किसी फ़कीर की औलाद नहीं। अगर तू ना गई तो पहले मैं फ़ारूक को लाई थी ना। याद है ना उसने कैसे समीर की आंखों में धूल झोंकी थी। लेकिन अब मैं उससे भी बड़ा काम करूंगी, सीधा सीधा चांद से मार डालूंगी तुझे। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो गुर्रा रही थी। जरी के लबों से सिसकी निकली और उसकी आंखें आंसू से भर गई। मैं तो कहती हूँ कि मार ही डालें इसे मामा, टाइन कहीं की। कहती है कि इसे लाला से बहुत मोहब्बत है, पहले इतनी दौलत और मर्तबा तो लेकर आ जाए कि लाला की बीवी बन सके। वर्दा के जुमले ने उसके ऊपर तेजाब उंडेला था। वो यूं ही बरसती आंखों से उन्हें देखे गई। रुखशंदा बेगम ने उसे बालों से पकड़े पकड़े ऊपर उठाया। जरी के लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली और तभी जरी की दुआएं जैसे अर्श पर मकबूल हो गई। बस करें मामा, क्या कर रही हैं आप? नफरत में आप इतनी अंधी हो गई हैं कि अपने ही बेटे का घर खराब करने पर तुली हैं। समीर की आवाज़ पर रुखशंदा और वर्दा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उन दोनों ने मुड़कर देखा और जरी ने भी उसे मुड़कर देखा। वो खुले दरवाजे से अंदर आ रहा था और उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। फारूक को आप लेकर आई थी क्या? क्या कह रही थी आप थोड़ी देर पहले कि आपकी वजह से फारूक ने वो सब कुछ किया? पैसे दिए थे आप लोगों ने उसे। ओह मेरे खुदा, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया आप लोगों ने? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गरीब घराने की लड़की थी और मैं इसे खुद ब्याह कर लाया था। शर्म आ रही है मुझे कि वो सब कुछ मैंने किया। वो दोनों हाथों में सर पकड़े ज़मीन पर बैठता चला गया। ये सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो औरतों के हाथों से इस्तेमाल हुआ था। रुखशंदा बेगम के हाथों से जरी के बाल छूटे और उनके माथे पर पसीना नमूदार हुआ। वर्दा भी बुरी तरह से घबरा गई। हाँ, तो इस लड़की में ऐसा क्या है जो तू इसका दीवाना हुआ फिरता है? कई लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए बेताब हैं। मुझे शर्म आती है इसको अपनी बहू कहते, इसे लोगों से मिलवाते। ये मेरे स्टेटस की नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? रुखशंदा बेगम ने बात ना बनते देखकर जैसे फैसला कर लिया कि अब वो कुछ नहीं छुपाएंगी। समीर ने ज़ख्मी निगाहें उठाकर उन्हें देखा। बस बहुत हो गया मामा, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती तो वो आपका मसला है, मेरा नहीं। मैं पूरा 1 साल इसके बगैर रहा हूँ और उस 1 साल में मुझे पता चल गया है कि इसके बगैर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैं इसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरे दिल में एक खलिश ज़रूर थी कि जरी ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन आज वो खलिश भी दूर हो गई है। वो सब कुछ आपका प्लान था। मेरी आंखें खुल गई हैं और अब अगर कोई मेरी ज़िंदगी में रहेगा तो वो सिर्फ जरी है, आप लोग नहीं। वो एकदम मजबूत लहजे में बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। जब्त की इंतहाओं पर खड़े समीर खानज़ादा की आंखों में नमी तह रही थी। जरी ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या इतना आसान था ये सब कुछ? कितनी आसानी से खुदा ने उसके दामन पर लगे दागों को धो दिया, और वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जिन्होंने उसे बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी थी। वर्दा और रुखशंदा बेगम की निगाहों में नफरत ही नफरत थी, मगर समीर को अपने हाथों से निकलते देखना उसके बस में न था। वो मिन्नत समाजत पर उतर आई, मगर समीर फैसला कर चुका था। उसने यकलख्त आगे बढ़कर जरी उसका हाथ थामा और ये बिजनेस मेरा है,
یہ گھر بھی میرے نام پر ہے، لیکن آپ لوگ چاہیں تو یہاں رہتے رہیں، مگر زری اور میں اب یہاں نہیں رہیں گے۔ چلو زری۔ اس نے زری کا ہاتھ تھام کر کمرے کے باہر قدم رکھے۔ زری نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس سے اپنے پیچھے رخشندہ بیگم اور وردہ کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی، اور سمیر کے چہرے پر پھیلی شرمندگی بھی۔ گہری سانس لیتے زری نے اپنا سر جھٹکا۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اسے ماضی کو بھولنے کی قربانی دینی ہی تھی۔ صرف ایک بار معاف کر دو، اگلی بار ایسا کچھ ہوا تو اپنے ہاتھوں سے مجھے گولی مار دینا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے زری کی طرف دیکھ کر کہا۔ جواباً وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اس نے شدید محبت کی تھی، اور اب جب پھر سے قدرت اس پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ محض اپنی انا اور غرور میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ سر سے ساری نفرت بھری سوچوں کو جھٹکتے زری نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے چہرے پر اب سکون پھیل گیا تھا، ایک محبت بھرا سکون، اپنے شوہر کی پناہ میں واپس آ جانے کا سکون، اور زندگی سے نفرت بھرے لوگوں کے نکل جانے کا سکون۔ اور سمیر خانزادہ کے چہرے پر پھیلی محبت یہ بتا رہی تھی کہ اب وہ اس کے سکون کو ہمیشہ قائم رکھنے والا تھا۔